हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए या जेई के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे नहीं होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा सही होगा? ठीक है, कर लिया होगा आपने, उम्मीद करते हैं कर लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि प्लांट जो है वो सनलाइट की हेल्प से जड़ों से क्या लेता है, पानी लेता है, और क्लोरोफिल में क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में प्लांट को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, फूड मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पे बनता क्या है, एनर्जी के साथ साथ और क्या क्या चीज़ बनता है, एनर्जी के साथ रिलीज होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ठीक है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का टूटना, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बिल्कुल सही है, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब करना, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, बल्कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन का भी एब्जॉर्ब की बात बोला है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है या ऑक्सीजन को छोड़ता है? ठीक है, ऑक्सीजन को तो छोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सही बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके किस में बदल दे रहे हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वो ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। इनमें से कौन सा है जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है? तो कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मटेरियल हो, दो तरह का हो सकता है, या तो बायोडिग्रेडेबल होगा या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। ठीक है, डिग्रेड का मतलब क्या होता है, आहिस्ते आहिस्ते उसमें कमी आने लगेगी या ख़त्म होने लगेगा। ठीक है, यानी कि वो सड़ने गलने लगेगा, उसकी को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। इनमें से कौन सा है जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल है? ठीक है, तो क्या होगा आंसर इसका? कर लिया होगा आपने, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लास एंड डिश। ठीक है, ग्लास, डिश और प्लास्टिक कवर। प्लास्टिक कभी भी डिग्रेड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि प्लास्टिक का यूज़ कम करने का है हम लोग को। और क्या बोला है, है तो वो भी। ठीक है, अब बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है जो कि डिग्रेड हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है नेचुरली। जैसे वेस्ट फूड है, फ्रूट्स है, वेस्ट वुड है, वेजिटेबल से, ये क्या होता है, डिग्रेड होता है, आहिस्ते आहिस्ते सड़ने गलने लग जाता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसा है जो कि डिग्रेड नहीं होता, यानी ख़त्म नहीं होता है। जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल्स वेस्ट है, मेटल्स है, ये सारा क्या होता है, डिग्रेड नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में क्या था, ग्लास और प्लास्टिक था। ये हो जाएगा आंसर। ऑफ NO2 आर इन कलर। तो NO2 का जो फ्यूम्स होता है, ठीक है, वो किस कलर में होता है, येलो, ब्राउन, पेल येलो या फिर रेड? तो NO2 एक्चुअल में NO2 यानी कि ये एक जहरीला पदार्थ है। ठीक है, टॉक्सिक होता है और एसिडिक होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। यह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है, एसिडिक होता है, कोरोसिव होता है। ठीक है, और एयर पोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, एयर को पोल्यूट करने में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो रेडिश ब्राउन का होता है, कलर का होता है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। व्हाट टेम्परेचर आर फार 74.49, 40, 574 क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होता है आप -40 डिग्री। अब ये कहाँ से आता है एक्चुअल में, एक फ़ारेनहाइट जितना पे दिया हुआ रहेगा यहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन भी बहुत बार पूछा जाता है और इससे रिलेटेड कोई कैलकुलेशन भी करने को बोल सकता है। जैसे मान लेते हैं फ़ारेनहाइट दिया हुआ है 132, ठीक है, 140 दे दिया, बोलेगा डिग्री सेल्सियस में निकालिए कितना वैल्यू आएगा। तो यहाँ से आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं।
फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बोला है इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स बैठा देंगे, एफ के जगह पे भी एक्स बैठा देंगे। तो ये कैलकुलेट करके जब हम लोग निकालेंगे तो ये एक्स इक्वल टू 40 आएगा, यानी कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है इक्वल आता है, वो आता है आपका -40 डिग्री पे। अगला सुनिए, एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकेंड। तो बोला गया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पोजीशन से क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ठीक है, और एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि फाइनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब बोला गया कि उसका वेलोसिटी कितना होगा 5 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, ठीक है। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल से पहले इनिशियल से फाइनल में पहुंचा है, ठीक है। तो फाइनल निकालना है तो इनिशियल तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि क्योंकि इनिशियल 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी यहाँ से आसानी से निकल जाता है। a = dv/dt, a = 5 दे दिया, v = आपका v निकालना है क्योंकि यूज़ तो 0 हो जाएगा। और बात करें कितना टाइम दिया है, 5 सेकंड, तो वेलोसिटी निकल जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, तो बोला गया कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम या फिर एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। एटॉमिक नंबर पे मेंडलीव था। और बात करें मोस्ले का, ठीक है, तो मोस्ले का बात करें या न्यूलैंड्स का बात बोले, ठीक है, उसका जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मासेस यानी कि आपका मास नंबर पे बेस्ड था। याद रखना है, आपको बहुत बार पूछा जाता है कि मोस्ले का जो पीरियोडिक टेबल था वो किस पे बेस्ड था, तो वो हो जाएगा आपका मास नंबर पे। उसी तरह से आपका न्यूलैंड का भी मास नंबर पे ही था। लेकिन बात करें मेंडलीव का ही टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट ऑफ और 1 डाल्टन बराबर कितना केजी होता है। 1 एटॉमिक मास और 1 डाल्टन कितना केजी के बराबर होगा, ठीक है। ये -28 -29 10⁻⁻30, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻22 केजी होता है। 1 डाल्टन को ही 1 एटॉमिक मास बोलते हैं, AMU बोलते हैं, ठीक है, जो कि बराबर होता है 1.6 × 10⁻27 केजी के बराबर, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे केजी है, अगर ग्राम होता तो फिर क्या हो जाता, ठीक है, ये 10 टू द पावर कितना आ जाता, 24 -24 आ जाता, ठीक है, ठीक। तो ये किसके बराबर होता है, और एक ऑप्शन दिया जाता है, दिस इज़ रफली द सेम एज द मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन, लगभग सिंगल प्रोटॉन का जो मास होता है उसी के बराबर, या फिर न्यूट्रॉन का जो मास होता है उसी के बराबर है, या फिर 1/12 ऑफ द मास ऑफ फ्री कार्बन 12 एटम एट रेस्ट। तो बोला गया कि जो फ्री कार्बन है उसका 1/12 जो होता है वही किसके बराबर है, 1 एटॉमिक मास के बराबर है। तो अलग अलग तरह से ऑप्शंस आ सकते हैं, 1 प्रोटॉन के बराबर या न्यूट्रॉन के बराबर एटॉमिक मास का वैल्यू, या फिर लगभग 1/12 ऑफ फ्री कार्बन उसके बराबर हो सकता है, ठीक है, या 1 डाल्टन बोलते हैं, 1 एटॉमिक मास बोलते हैं। तो कितना कुछ बन सकता है यहाँ से। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, एनी 2 पार्टिकल्स ऑफ फिनाइट मास अट्रैक्ट ईच अनदर विथ ए फोर्स विच इज़। तो बोला गया कि जब कोई ऐसे बात करते हैं कि न्यूटन्स लॉ के यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है उसके अकॉर्डिंग जब दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, कैसे, ठीक है। आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे, तो दो जब बड़े बड़े मास होते हैं तो एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो वो जो लगाता है वो कितना फोर्स लगाता है, फोर्स होता है Gm1m2/r², यानी कि G तो हुआ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M क्या होता है मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, और
m2 होता है जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे ये इस पे लगा रहा है, मान लेते हैं ये इस पे लगा रहा है, ठीक है, तो इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा, तो m1 m2। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो F इज इक्वल टू फोर्स जो लगता है वो लगता है G m1 m2 बटे r स्क्वायर, ठीक है। बहुत बार आपको G का आपका क्या बोलते हैं डायमेंशन निकालने के लिए बोल देगा, यूनिट निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, F इज इक्वल टू G m1 m2 बटे r स्क्वायर, खास करके डायमेंशन तो पूछता ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आपको कमेंट करके बताना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है। चलिए बताइए, अब कमेंट कीजिएगा। फ्रॉग्स हैव पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स बट दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर, ठीक है। तो बोला गया कि फ्रॉग्स के पास लंग्स भी होता है ह्यूमंस की तरह, लेकिन वो किसी और चीज़ के थ्रू भी ब्रीथ कर सकता है। क्या होगा, स्पाइरिकल्स, ट्रैकिया होगा, स्लिपरी एंड मॉइस्ट स्किन होगा, या फिर गिल्स होगा, ठीक है। तो कर लिया होगा आपने। फ्रॉग्स का किस्सा सुनिए। फ्रॉग्स का क्या है, जब वो ज़मीन पे रहता है, ठीक है, तो तब लंग्स का यूज़ करता है ब्रीथ करने के लिए, लेकिन जब वो पानी में रहता है तब यूज़ करता है उसका स्लिपरी और मॉइस्ट स्किन का यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग, जैसे उसका जो ये होता है फ्रॉग का जो छोटा वाला पार्ट होता है, क्या बोलते हैं उसको, टोड, हाँ, टोड में मेंढक का बच्चा जो होता है वो आपका गिल्स यूज़ करता है ब्रीथ करने के लिए। तो याद रखना है, फ्रॉग का तीन ब्रीथिंग ऑर्गन 3 है। कब कैसे काम करता है, जैसे फ्रॉग जब ज़मीन पे रहेगा, लैंड पे रहेगा, तो लंग्स से यूज़ करेगा, ब्रीथ करेगा। उसी तरह से जब फ्रॉग आपका पानी में रहेगा तो स्लिपरी और मॉइस्ट स्किन से करेगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें टोड मैंने उसी का बच्चा छोटा जो होता है, ठीक है, तो वो यूज़ करता है गिल्स का, ठीक है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए आपके। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ प्रेशर, तो ये वाला आसान वाला क्वेश्चन है, आप जल्दी से मार दीजिए। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो बोला गया कि डाल्टन साहब ने जो थ्योरीज दिया था, उन एटॉमिक से रिलेटेड जो थ्योरी दिया था उनमें से कौन सा सही है। एटम्स आर डिविजिबल पार्टिकल, एटम्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में उसका जो एटम्स होगा वो आपका कांस्टेंट होगा, और रिलेटिव नंबर और ये जो होगा एटम्स होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 होगा, 2 होगा आंसर। 2 इसलिए क्योंकि एटम्स को हम लोग डिविजिबल नहीं कर सकते, ठीक है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। एटम्स आर नॉट डिविजिबल। 2 रजिस्टर्स ऑफ आर, ये गलत लिखा गया है, ठीक है। आर ओम होना चाहिए था आर ओम एंड 20 ओम। तो 2 रजिस्टर्स है जिसका रेजिस्टेंस है आर ओम एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये वाला कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, पैरेलल, यानी कि ओवरऑल रेजिस्टेंस 15 ओम आ रहा है। तो आर का वैल्यू निकालिए कितना होगा, किया आपने, ठीक है। तो ये मैं आपको होम टास्क देता हूँ। अब करना ये है कि पैरेलल क्या होता है, पैरेलल में लिखा जाता है 1/r इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस r2, यानी कि 1/r प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/15 हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से निकाल सकते हैं आप। तो इसको आप निकालिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, आपका इन्वर्सली जुड़ता है, यानी 1/r प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट, और r इक्विवेलेंट दिया हुआ है, r2 भी दिया हुआ है, ठीक है। बोन सेल्स आर एम्बेडेड मतलब किसी चीज़ से घिरा हुआ, सख्त किसी चीज़ से घिरा हुआ, पकड़ा हुआ, इन हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ। तो बोला गया कि बोन सेल्स जो होता है वो घिरा हुआ होता है हार्ड मैट्रिक्स से। वो किस चीज़ का बना होता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, फ्लोराइड, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कभी किसी को लगता है कैल्शियम होगा, चलो यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम, तीनों जगह कैल्शियम है, अब फंस गए।
ठीक है। तो दोनों को याद रखना है आपको, कैल्शियम के साथ साथ और क्या चीज़ होता है, कैल्शियम के साथ आपका होता है फॉस्फोरस, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस हो जाएगा। बहुतों को बहुत बार गलती से पोटेशियम कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो कैल्शियम और पोटेशियम, अगर ये देखिए ऑप्शन में 3rd नंबर ऑप्शन में है कैल्शियम और पोटेशियम, तो पोटेशियम नहीं करना है, फॉस्फोरस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, इनमें से कौन सा है जो कि सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, लाइजोसोम्स, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया या वैक्यूल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, ठीक है। और प्लास्टिड जो है वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं, क्या क्या, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट, ठीक है। ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सेकेंड ऑर्बिट इज -3.4 वोल्ट। तो बोला गया है कि एनर्जी जो है वो, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है जो कि सेकेंड ऑर्बिट पे ये कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, उसके पास एनर्जी कितना है, -3.4 वोल्ट। व्हाट इज इट्स एनर्जी इन इट्स थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में उसके पास एनर्जी कितना होगा, ठीक है। ये बहुतों को नहीं पता है कि कैसे करना है, ठीक है। तो इसको मैं समझा देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है, वहाँ से क्या होता है, एनर्जी जो होता है वो होता है kz²/n²। z क्या है, एटॉमिक नंबर है, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो सबसे पहले हम लोग को एनर्जी कितना दिया है, -3.4, तो यहाँ पे -3.4 लिख देंगे। k का वैल्यू तो कांस्टेंट है, z का मतलब क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर से भी यहाँ कोई लेना देना नहीं है, z² लिख देंगे। n नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 के जगह पे 2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने e दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो यहाँ पे kz² का वैल्यू आ जाएगा हमारा, ठीक है। kz² का पहला इक्वेशन आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, en करके फिर से थर्ड ऑर्बिट के लिए हम लोग ये चीज़ निकालेंगे। तो en = kz²/n² आएगा, सेम फॉर्मूला। लेकिन हम लोगों को क्या हुआ कि n के जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे अभी, और kz² का वैल्यू हम लोग को पहले इक्वेशन से मिल चुका है, ठीक है। जितना भी आएगा kz² का वैल्यू निकाल लेंगे, पुट कर देंगे सेकंड वाले इक्वेशन में, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? फिर से मैं बता रहा हूँ, एनर्जी दिया हुआ है सेकंड ऑर्बिट का, तो E = यहाँ पे लिख लेंगे 3.4 वोल्ट, यहाँ पे लिख लिए। ये वाला हमको नहीं पता है, ये वाला पता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो kz² का वैल्यू निकल गया हम लोग को। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, E निकालना है हम लोग को, kz² का वैल्यू पता है, और n = 3 है, तो kz² का वैल्यू लिख लेंगे, और n = 3 लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर, तो एनर्जी आ जाएगा हमारा। तो आंसर आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड, ठीक है। आयरन में जब जंग लगता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, या कोरोशन बोलते हैं, ठीक है। कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, अब यहाँ पे गलती होने का चांसेस, गैल्वेनाइजेशन मार के आ जाइएगा, तो इसमें होगा क्या, कोरोशन होता है, ठीक है। कोरोशन एक्चुअली, कोरोशन नॉर्मल टर्म है, लोकल टर्म है। कोरोशन मतलब किसी भी मेटल में जब जंग लगता है या घिस जाता है, उसी को बोलते हैं कोरोशन। लेकिन बात करें हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन, जो बोलते हैं हम लोग रस्ट हो जाना, जंग लगना, वो स्पेशली टर्म आता है किसके लिए, आयरन के लिए आता है, रस्टिंग ऑफ टर्म। तो एक्चुअली वो कोरोशन ही है, ठीक है। आयरन का घिस जाने को रस्टिंग बोलते हैं, बाकी सब मेटल का घिस जाने को कोरोशन ही बोलते हैं, ठीक है। तो आयरन के लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ हुआ है। गैल्वेनाइजेशन फिर क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में हम लोग आयरन का कोटिंग करते हैं जिंक के साथ, ताकि आयरन पे जंग ना लगे, ठीक। अगला सुनिए, टू टेस्ट वेदर समथिंग इज एसिडिक और अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब बेसिक, वी कैन यूज़ आइदर ए लिटमस पेपर और, तो बोला गया कि हम लोग को पता करना है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, हम लोग लिटमस पेपर के साथ साथ और क्या चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, या लिटमस पेपर और किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो लिटमस पेपर हुआ, और क्या यूज़ कर सकते हैं, तो कर लिया होगा आपने, इसका आंसर हो जाएगा टर्मरिक। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वो होता है जो हम लोग को बतला दे कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर्स 2 तरह के होते हैं, जनरली हम लोग 2 तरह के ही पढ़ते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक, ठीक है। उसके बाद तो नेचुरल में क्या हुआ, टर्मरिक और लिटमस हुआ, तो हम लोग लिटमस यहाँ पे लिखा हुआ था, लिटमस के अलावा और क्या कर सकते हैं, टर्मरिक।
बाकी बात करें सिंथेटिक की तो मिथाइल ऑरेंज होता है, फिनोप्थिलीन होता है, ठीक है। और भी जैसे रेड कैबेज जूस है, सॉरी पर्पल कैबेज जूस बोलते हैं नेचुरल में, पर्पल कैबेज जूस है, उसके बाद चाइना रोज़ है, तो ये सारे नेचुरल में आते हैं। व्हाट इज़ द वेरी लोएस्ट पोजीशन ऑफ ए साउंड वेव? जब साउंड वेव का जो लोएस्ट पोजीशन वाला पोर्शन ऑफ वेव होता है उसको क्या बोलते हैं? जो साउंड वेव जो है, साउंड वेव जो ट्रेवल करता है उसका जो लोअर पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? लोएस्ट बोलते हैं, बोलते हैं हाईएस्ट बोलते हैं, या ट्रो बोलते हैं, ठीक है, ट्रो बोलते हैं। नहीं, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रो, ठीक है। और वो वाई एक्सिस पे कितना मूव कर रहा है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और तो जानते हैं दो क्रेस्ट के बीच में जो लेंथ होता है उसी को बोलते हैं हम लोग वेव लेंथ। हम लोग ट्रो बोलते हैं, हाईएस्ट वाले को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। 3 रेजिस्टर्स 80 ओम, 120 ओम, 240 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो ये वाला आपका ओम है, ठीक है, ये भी ओम लिखा हुआ है। एक 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तो बोला गया कि 12 वोल्ट लगा देते हैं, ठीक है। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, अब बैटरी के द्वारा कितना करंट जा रहा है या ड्रॉ किया जा रहा है वो निकालना है। तो पहले तो ये समझिए कि रेजिस्टेंस किस में, पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा, वो आएगा 40। अब आर आ गया है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो V = IR लगाएंगे और आंसर पाएंगे, ठीक है, 0.3 एकदम आसान कैलकुलेशन है। एलॉय कंसिस्ट ऑफ निकल, कॉपर एंड जिंक, तो बोला गया कौन सा ऐसा एलॉय है जो कि निकल, कॉपर और जिंक से मिलकर के बना होता है? सोल्डर है, जर्मन सिल्वर है, बेल मेटल है, रोज मेटल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो बना होता है वो निकल, कॉपर और जिंक का बना होता है। कॉपर 60%, जिंक 20% और निकल भी 20%। इसका परसेंटेज भी याद रखिएगा, कॉपर 60%, जिंक 20% और निकल 20%, ठीक है। वैसे 60%, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग सोल्डर का, तो आपको कमेंट करके बताना है सोल्डरिंग जो करते हैं वो किसका एलॉय है? सोल्डरिंग जो है वो सोल्डरिंग जो करते हैं हम लोग, सोल्डर जो है वो किसका एलॉय है? तो इतने सारे क्वेश्चंस थे बस। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।